वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रेसिडेंस स्टेटस। आज हम करेंगे सेकेंड लेक्चर। इसमें आगे का पार्ट कवर करेंगे। एज्यूम करता हूँ उसका पहले का लेक्चर आपने समझा है, जहाँ पर हम लोग किसका डिस्कस किए थे, रेसिडेंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अब आगे बढ़ते हैं, किसका सीखेंगे, रेसिडेंस स्टेटस ऑफ एचयूएफ। हिंदू अनडिवाइड फैमिली भी तो पर्सन है ना, तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो कैसे डिसाइड करना उनका रेसिडेंस स्टेटस, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको बताना पड़ता है कि आप इंडिविजुअल हैं कि एचयूएफ है। तो एचयूएफ का रेसिडेंस स्टेटस कैसे डिसाइड करते हैं, पहला बेटा उसका ना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है। क्या देखना है आपको, ये देखना है कि उसका कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोलर कहाँ से है, तो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना है। सर वो क्या होता है, इट इज़ ए प्लेस फ्रॉम वेयर द डायरेक्शन पावर, जहाँ से डायरेक्शन दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। मतलब एचयूएफ में करता होगा उसी का ही कंट्रोल चलता है पूरा एचयूएफ में। तो वो जो डायरेक्शन दे रहा है कहाँ से दे रहा है, भारत के अंदर से दे रहा है कि भारत के बाहर से दे रहा है, तो हमेशा कंट्रोल और मैनेजमेंट के बेस पे डिसाइड होता है। यहाँ डेज काउंट नहीं करते हैं, जैसे इंडिविजुअल का था ना बेटा, कितना मोर देन 182 और 60 + 365, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो दो स्टेप है। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1, पहला कंट्रोल मैनेजमेंट डिसाइड कर लेते हैं। अगर जो करता है वो एचयूएफ को होली और पार्शली भारत से ही कंट्रोल करता है। कहाँ से कंट्रोल करता है, भारत से। मतलब भारत में, गुजरात में, राजस्थान में, इधर ही रहता है हाँ, यहीं से कंट्रोल करता है पूरा एचयूएफ को। देखो भारत बना है चिंटू सा। तो अगर होली भी रहेगा, होली का मतलब हमारा करता आज तक कभी भारत के बाहर गया ही नहीं, ठीक है। होली पार्शली का मतलब बीच में 3 महीने के लिए स्विट्ज़रलैंड गया था, तो वहाँ से कंट्रोल करता था। हम लोग का मिर्ची का बिजनेस है या लिज्जत पापड़ का बिजनेस है, तो कुछ समय के लिए भारत के बाहर से कंट्रोल करता था, उससे कुछ मतलब नहीं। तो लिखा है ना बेटा, होली और पार्शली कहाँ से रहेगा, इंडिया से। तो होली और पार्शली इंडिया से रहेगा, तो आप उसको बोल देना रेसिडेंट, ठीक है। ये साइड होली आउटसाइड रहेगा, तो पता चला जो हमारा करता है वो कभी भारत के अंदर आया ही नहीं, भारत के बाहर से कंट्रोल करता है, जर्मनी से कंट्रोल करता है एचयूएफ को। तो ऐसा एचयूएफ को बोला जाएगा नॉन रेसिडेंट, ठीक है। यस सर, थोड़ा लैग होता रहेगा यहाँ पर वॉइस और वीडियो में, ठीक है। देखते हैं आगे बढ़े। तो एचयूएफ का स्टेटस याद रहेगा, किसके बेस पे डिसाइड होता है, कंट्रोल मैनेजमेंट के बेस पे डिसाइड होता है। होली और पार्शली इंडिया रहेगा तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड रहेगा तो नॉन रेसिडेंट। वो एक बार स्टेप नंबर 1 पार कर लिए, तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, नहीं क्या, जैसा इंडिविजुअल में स्टेप नंबर 2 क्या था, 2 आउट ऑफ 10 एंड 730 आउट ऑफ 7 ईयर। यहाँ पर भी सेम है, बस कर्ता का देखना है। किसका देखना है बेटा, आपको कर्ता का देखना है, कर्ता का। इफ द कर्ता और मैन सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन, ये दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो आप बन जाएंगे RNOR। सुने, स्टेप नंबर 2 किसके लिए, RNOR के लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट, ये बोल देना R बट नॉट OR लिख दूं। अगर इफ द कर्ता सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन, तब उसको आप बोलने का RNOR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नहीं फुलफिल किया तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, बरोबर ना। तो क्या दो कंडीशन है, बोलता है द कर्ता, दिखाई दे रहा है आपको बेटा, हेलो, द कर्ता इज रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10। कौन सा, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, इंडिविजुअल में सिखाया था ना वही करना है। पिछला 10 साल, प्रीवियस ईयर का पहले का 10 साल, उसमें कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट थे क्या। दूसरा कंडीशन, कर्ता इज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज, 730 डेज और मोर इन 7 ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अरे वही है इंडिविजुअल वाला, ठीक है। अगर ये दोनों फुलफिल करता है तो वो एचयूएफ बन जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नहीं फुलफिल किया तो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। कर्ता का समझा, आगे बढ़ते हैं एचयूएफ का। नंबर 3, नंबर 1 इंडिविजुअल का बताया, नंबर 2 एचयूएफ का बताया, नंबर 3 एक तीर से 3 शिकार, फॉर्म, AOP और BOI। फॉर्म मतलब LLP भी आ जाते हैं, AOP भी है। इनका कैसे डिसाइड, इनका भी कंट्रोल मैनेजमेंट देखने का। वेयर द डिसीजंस आर टेकन, डिसीजन कहाँ से लिया जा रहा है, उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो कहाँ से लिया जा रहा है, तो वही उसी को कंट्रोल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो देख लेना, सेम है जैसा एचयूएफ में था ना बेटा, होली और पार्शली इंडिया रहेगा तो रेसिडेंट बोलना, वैसे ही इनका भी देखो सेम, होली और पार्शली इंडिया से है
तो रेसिडेंट बोल देना, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है, इसके अंदर वो सेकेंड स्टेप नहीं होता है, किसमें, फॉर्म AOP और BOI में सेकेंड स्टेप नहीं है, ओनली स्टेप नंबर 1 ही होता है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रेसिडेंट स्टेटस ऑफ कंपनी। आजकल भारत में कंपनी है, फॉरेन कंपनी भी है, इंडियन कंपनी भी है। तो बोलता है कंपनी 2 टाइप की होती है, एक इंडियन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। जितना भी भारत में कंपनी है ना, उसको 2 ग्रुप में बांटो, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी वो होता है जो भारत में पैदा हुआ है, जो जिनका रजिस्ट्रेशन भारत के अंदर हुआ है, और ऐसा कंपनी, इंडियन कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं, वो हमेशा रेसिडेंट ही रहेंगे। एग्जाम्पल, रिलायंस, टाटा, सुने, एटसेट्रा, बहुत सारे। तो ये इंडियन कंपनी है, भारत में ही पैदा हुए हैं, तो ये थे हमेशा इंडियन डोमेस्टिक कंपनी, रेसिडेंट ही रहेंगे, ये कभी भी नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकते। मुकेश अंबानी कंपनी, रिलायंस कभी भी नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकते, रेसिडेंट ही है। दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में क्या देखने का, देखो नीचे लिखा POEM, दैट स्टैंड फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहाँ से डिसीजन लिया जाता है। ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन ऑफ द एंटिटी एज अ होल स्टैंड। पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन कहाँ से लिया जा रहा है, पूरा पता चला आपके 6 अलग अलग कंट्रीज में ये है, ब्रांचेस है, तो उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ से कंट्रोल कर रहा है। तो बोलता है द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन ऑफ द एंटिटी इज होल इज टेकन, डिसीजन कहाँ से लिया जा रहा है। तो फॉरेन कंपनी में ये देखने का कि डिसीजन कहाँ से लिया जा रहा है। अगर डिसीजन होली इंडिया, देखो जरा उल्टा है उन दोनों का, केवल होली इंडिया, वो वाला होली नहीं जो खेलते हैं, होली इन इंडिया रहेगा तो ही रेसिडेंट बोलने का ऐसा फॉरेन कंपनी को। होली इन इंडिया, पता चला उनका जो डिसीजन वगैरह है सब इधर ही लेते हैं, राजस्थान में उनका ऑफिस है, तो होली इन इंडिया, तो इसीलिए रेसिडेंट। होली और पार्शली थोड़ा सा भारत के बाहर से कर रहे हो, पार्शली भी, तो ऐसा कंपनी को बोल देना नॉन रेसिडेंट, बहुत ईजी है। बस इतना देना, HUF और AOP और BOI और फॉर्म का उल्टा है थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, यस सर, ये तो कंपनी होगा। अब आते हैं लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। याद है ना 7 पर्सन थे पर्सन का डेफिनेशन में, तो लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी तो थे, उनका भी कंट्रोल मैनेजमेंट देखने का। ये HUF और फॉर्म के जैसा ही है, होली और पार्शली इंडिया रहेगा तो रेसिडेंट बोल देना, ऐसा लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को होली आउटसाइड रहेगा तो नॉन रेसिडेंट। एकदम ईजी है, बोलो समझा। किसका रेंज स्टेटस हमने आपको बताया, इंडिविजुअल का हो गया, HUF का हो गया, AOP BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, फॉर्म। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड चीज़ आपको याद रखने लायक है। अब आते हैं मेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी भूलना नहीं बेटा, हर कंपटीशन इसी के बेस पे होता है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सर कितना इनकम हमारे स्कोप में आता है। इनकम टैक्स, हमारे सरकार आपसे टैक्स लेंगे तो बोलेंगे नहीं हमारा स्कोप में आ रहा तो आपको टैक्स पे करना है। जब आपको कंपटीशन किया जाएगा, बेटा भारत में 140 करोड़ 45 करोड़ का आबादी, हम गिनना छोड़ दिए भाई, कितना आबादी है, भारत के बाहर के लोग भी आएंगे, भारत के बाहर के लोग छोड़ के जाएंगे, तो जितना भी लोग है उसको 3 कैटेगरी में बांटना है। इंसान 3 ही हो सकते हैं, याद है ना, RNOR, R बट नॉट OR और NR। इंसान 3 ही हो सकते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ये तीनों नहीं हो सकते। कोई भी इंसान प्रीवियस ईयर में या तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रहेगा, या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रहेगा, या तो नॉन रेसिडेंट रहेगा। सुने ना, वो हर साल चेंज होते रहते हैं। तो सुनो, ये एक ग्रुप में आप अपने आप को बांट देना। सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसान 3 ही हो सकते हैं, RNOR, R बट नॉट OR और NR। सबसे पहला, इंडियन इनकम किसको बोलते हैं। इंडियन इनकम 2 टाइप का इनकम होता है इंसान को, इंडियन इनकम या तो फॉरेन इनकम। तो पहला बात करते हैं इंडियन इनकम किसको बोलते हैं। पहला, इनकम जो आपको रिसीव हुआ किधर, भारत में। एकदम इजी बेटा, अगर कोई पैसा आपको भारत के अंदर मिला, भारत माता की जय। एक बार भारत आया तो भाई कंट्रोल ना करें, भारत आएगा तो कंट्रोल बिल्कुल ना करें। ठीक है, इंडिया फ्लैग, तो इंडिया आएगा तो भाई किधर भी कंट्रोल ना करें। ठीक है, हवा उल्टा बह रहा है थोड़ा सा, तो इंडिया, ये भी इंडिया। ठीक है, तो इंडियन इनकम किसको बोलते हैं। अगर कोई इनकम आपको भारत के अंदर मिला, जैसे कि मैंने अपना बच्चे लोग को पढ़ाया और बच्चे ने मुझे फीस भारत में दिया, पैसा
अभी आप रिसीव के बारे में बात करो, सूटकेस कहाँ दिया, पैसा कहाँ दिया। अगर वो रिसीव इंडिया में हुआ है, इसको बोलते हैं इंडियन इनकम। आपके पापा जॉब जाते हैं, भारत में काम करते हैं, उनको पगार भारत में ही मिला, ऐसा ही इनकम को बोलते हैं इंडियन इनकम। तो अगर आप RNOR हो, अगर आप R but not OR हो, अगर आप NR हो, सुन लो तीनों हरामी लोग, अगर आपको इनकम भारत में मिला है तो तुझे भी टैक्सेबल, आपको तो टैक्सेबल है, आपको भी टैक्सेबल। क्या बोल के टैक्सेबल? क्योंकि ये पैसा तुमको भारत में मिला है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो ये इनकम आपको भारत में मिला है, इसीलिए तीनों को टैक्स भरना है। क्यों, क्या बोल के सरकार ने टैक्स लिया? क्योंकि ये पैसा तुमको भारत में मिला है। तुम भले NRI हो, तुम भले NRI हो, फॉरेन अमेरिका का बंदा इधर आया था और पैसा उसको यहाँ मिला, भले हो तू गोरा दिखता होगा, टैक्स आपको यहीं भरना है। सरकार क्या बोल के लेगी? क्योंकि तेरे को, तुझे जो इनकम मिला है वो इंडियन इनकम है, ठीक है। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया रहेगा तो तीनों को टैक्सेबल है। आंख बंद करके, मतलब आंख खुला रखो, आंख बंद कर, सबको टैक्सेबल है। आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड इन इंडिया समझते हैं ना, मिला किधर, पैसा मिला किधर, पैसा किधर मिला? पैसा अगर भारत में मिला तो तीनों को टैक्सेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकम एक्रू। अब ये एक्रू शब्द क्या होता है? एक्रू क्या होता है? एक्रू का मतलब बेटा कमाए किधर, उस पैसे को आपने कमाया किधर। जैसे कि मैं कॉलेज में जाता हूँ, वहाँ 8 घंटा पढ़ाता हूँ, फिर घर पे आता हूँ, तो बेटा मैं कमाया ना, कमाया किधर मैंने? मेरा क्लास मुंबई में, तो मुंबई में तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूँ, काम करता हूँ, तो एक्रू कमाया किधर? मैं टैक्सी चलाता हूँ, भारत में टैक्सी चलाता हूँ, ओला उबर चलाता हूँ, तो भारत में कमाया हो, समझे? आप कमाए किधर हो? आप वड़ा पाव का बिजनेस कर रहे हो, लोगों को सेवा दे, सर्विस दे रहे हो, तो आप कमाए किधर? एक्रू मतलब कमाए किधर। हो सकता है आपने जिसको गाड़ी से मैं सामान लेके गया, उसको बोला सुन पैसा दुबई में देना, उससे मतलब नहीं बेटा, तू कमाए किधर? तू गुड्स दिल्ली से हरियाणा लेके गया था, तो ये कमाए किधर? इधर ही कमाया ना। एक्रू मतलब कमाना, एक्रू मतलब कमाना। तो बेटा अगर रिसीव नहीं हुआ कोई बात नहीं, इनकम टैक्स बोलता है कोई बात नहीं, हमारे पास और एक तीर है। अगर वो इनकम एक्रू है, डीम बाद में सीखेंगे व्हाट इज डीम। डीम मतलब मानना। तो इनकम एक्रू और डीम टू एक्रू इन इंडिया, इसको भी बोलते हैं इंडियन इनकम। याद करो, झंडा बनाया सर ने, तो ये भी इंडियन इनकम में कंट्रोल नहीं करने का, तीनों को टैक्सेबल है। इसको भी टैक्सेबल, इनको भी टैक्सेबल, और इस लाइन में जो तीसरे बंदे थे फॉरेनर, इनको भी टैक्सेबल। सत्यानाश। अगर तुम्हें पैसा भारत में कमाए हो, कल पता चला ओबामा हमारे भारत में आया था और गेट ऑफ इंडिया बैठ के 2 लाख का बिजनेस करके भाग रहा था, तो बेटा भले आप फॉरेनर हो लेकिन कमाया तो इधर ही ना, भारत में। गेट ऑफ इंडिया भारत में है, तो अब इधर ही फोटो वीटो खींचा, बहुत अच्छा कमाया 1 हफ्ते में। तो इंडियन इनकम, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, याद रहेगा। इंडियन इनकम, ये दोनों का दोनों इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा कौन है सर? इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया। प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा सब्र करो। इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, मतलब कमाए भी बाहर, मिला भी बाहर। मैं कमाया था जर्मनी में और मुझे पैसा भी मिला जर्मनी में, ये तो पूरा फॉरेन इनकम है। लेकिन उसमें भी 2 सिचुएशन है। अगर वो जो इनकम आप कमाए बाहर, मिला भी बाहर, उसका जो बिजनेस कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल हुआ अगर भारत में, उसका कंट्रोल अगर भारत में, या उसका प्रोफेशन सेटअप का मतलब पता चला हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम सीए हैं, तो मैं ऑडिट भी किया कनाडा में, पगार भी मिला कनाडा में, लेकिन मेरा फॉर्म है ना दिल्ली में। तो बेटा मेरा जो फॉर्म है दिल्ली में, वो मुझे ऑर्डर देता होगा, वही कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपका बिजनेस कंट्रोल भारत में है या उसका प्रोफेशन सेटअप भारत में है, तो केवल 2 लोग को टैक्सेबल है। इनको टैक्सेबल है, रेसिडेंट RNOR को, और इनको टैक्सेबल है। सर वो बिजनेस का इनकम नहीं है, कोई और इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिला, रेंट मिला, एटसेट्रा मिला। शाहरुख खान ने अपना बंगला जो USA में उसको भाड़े पे दिया है, हाँ, तो ये सब बिजनेस से तो नहीं आ रहा है, प्रोफेशन से तो नहीं आ रहा है, तो बोलता है ये सब अदर इनकम है, कमाए भी बाहर, मिला भी बाहर।
तो ये होता है प्योर फॉरेन इनकम में केवल पहला वाले बंदे को टैक्सेबल है, इनको टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्स, इनको टैक्सेबल नहीं, इनको टैक्सेबल नहीं, इनको टैक्सेबल नहीं है, खत्म। मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं कैसे याद रखने का, ये देखो यहाँ ऊपर लिख के देता हूं। अगर देखो 3 इंसान है ना, आर एन ओ आर, आर बट नॉट ओ आर और एन आर, 1 2 3 गेट ऑन द डांस फ्लोर। कुछ लोग को 1 टैक्सेबल है, कुछ लोग को 2 टैक्सेबल है, कुछ लोग को 3 टैक्सेबल है। मालूम है कैसे? अगर इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम लिखा हूं, अगर इंडियन इनकम है तो इसको भी टैक्सेबल, इसको भी टैक्सेबल, इसको भी टैक्सेबल। अगर फॉरेन इनकम है, कौन सा फॉरेन इनकम है, लेकिन उसका कंट्रोल कहां से? इंडिया से। फॉरेन इनकम है लेकिन कंट्रोल इंडिया से, तो इनको टैक्सेबल और इनको टैक्सेबल। और प्योर फॉरेन इनकम मतलब कमाए भी बाहर, मिला भी बाहर, तो केवल पहला को टैक्सेबल है। बात कर देखो 1 2 3 एकदम इजी है। फॉरेन इनकम, प्योर फॉरेन इनकम, जैसा आप हमारे घर पे आए तो मैंने प्योर दूध का चाय बना के पिलाया आपको, एक बूंद भी पानी नहीं डाला, तो प्योर फॉरेन इनकम रहेगा, तो केवल आर एन ओ आर को टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया से है या सेटअप इंडिया से है तो 2 को टैक्सेबल है, और इंडियन इनकम तो 3 को टैक्सेबल है। ट्रिक याद रखो, 1 2 3 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो सर प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा सर क्या बता रहे हैं। Here come the question from CA इंटर स्टडी मैट। ओके, कंप्यूट द टोटल इनकम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10 मार्क के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 35। इनका उम्र 35 है, बीइंग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। अगर ये बंदा तीनों में से कोई भी एक होता, तीनों तो नहीं हो सकते क्योंकि आप अपरिचित नहीं हो, तीनों में से कोई भी एक आप हो सकते हैं। या तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी हो, या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, या तो आप नॉन रेसिडेंट हो। दिखाई दे रहा है 3, आपको कंपटीशन दिखाना है। और लिखा एज मी यस एक्सेस ऑफ शिफ्टिंग और डिफॉल्ट वाला नहीं ले रहे आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ साइड में, चलेगा ना? हेलो, दिखाई दे रहा है बेटा? हेलो, क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक, चलो सुनो, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। मैं ऐसा ट्रिक मारूंगा, हाँ, तो समझ जाना। ये आपके लिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और मैं इसे शॉर्टकट करके दिखा रहा हूँ, आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना। नंबर वाइज जाएंगे, ठीक है? पहला इसको नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो पहले 14 सिखा रहा हूं, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1 देखो, यही लिखना है, बस अमाउंट बता रहा हूं, अमाउंट का कंफ्यूजन होता है। पहला मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको हाईलाइट करके देता हूं, कैसा मैं पहचाना। लिखा है रेड से अंडरलाइन माता, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। देखो कमाई हो रहा है, कहाँ से कमाई हो रहा है, देखो बड़ा सोचो। यूके का बॉन्ड है, फॉरेन या लंदन का बॉन्ड है, लेकिन उसका जो आधा है ना रिसीव्ड इन इंडिया है, 50% रिसीव्ड इन इंडिया। तो 10,000 का 2 टुकड़े करने का, पहली बात तो 10,000 का 2 टुकड़ा, 5,000 और 5,000, बोलता है आधा जो भारत में मिला वो तो सबको टैक्सेबल होगा ना बेटा। 5,000 तो देखो रिसीव्ड इन इंडिया 3 को टैक्सेबल होता है। रिसीव्ड इन इंडिया है तो कंट्रोल ना करे, तो 5,000 तो सबको टैक्सेबल होगा। लेकिन जो बचा हुआ 5,000 है ना, बचा हुआ 50% रिसीव्ड इन इंडिया, सोचो ये रिसीव्ड इन इंडिया है, लेकिन बचा हुआ 5,000 वो तो इंडिया में रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, तो ये 5,000 केवल किसको टैक्सेबल होगा? RNOR को टैक्सेबल होगा। RNOR को सब टैक्सेबल होता है। तो इसका मतलब शॉर्टकट, आप जब सॉल्यूशन चेक करोगे पॉइंट नंबर 1 का, तो फर्स्ट कॉलम में 10,000 लिखा होगा, सेकंड में 5 और 5। सॉल्यूशन दिखा दूं, देखो सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन लिखने का, इंटरेस्ट इन यूके बॉन्ड, फर्स्ट में 10,000, नेक्स्ट में 5,000। चलो सेकंड पढ़ते हैं। फर्स्ट समझा अच्छे से। नंबर 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस चेन्नई, कंट्रोल ना करें, बिल्कुल कंट्रोल नहीं करें। चेन्नई बेटा, चेन्नई तो बिजनेस तो इंडिया में, एक्रू इन इंडिया। एक बार एक्रू इन इंडिया हो गया, बाकी नहीं देखने का। रिसीव्ड किधर, वो भाड़ में गया। एक्रू
इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल होता है, तो 20,000 बेटा तीनों को टैक्सेबल होगा, इनको भी टैक्सेबल होगा, इनको भी टैक्सेबल होगा, और 20,000 इनको भी टैक्सेबल होगा। चेक करना है सॉल्यूशन, ये देखो देखो 20,000 तीनों को टैक्सेबल है, यस सर। आगे बढ़ो सर, अच्छा पता है। पॉइंट नंबर 3, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इंडियन कंपनी कंट्रोल ना करे, अंडरलाइन मारना इंडियन, सब मोबाइल में कोई सा अंडरलाइन मारो, स्टडी मैट में अंडरलाइन मारो, शेयर्स इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, और इंडियन कंपनी मतलब इंडियन कंपनी तो भारत में ही कमाते होंगे ना, तो एक्रू इन इंडिया, एक्रू इन इंडिया। उगरा किधर है, उगरा किधर है, एक्रू इन इंडिया। बेटा इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल, तो पॉइंट नंबर 3 ये भी 20,000 तीनों को टैक्सेबल होंगे, समझे, 20,000 तीनों को टैक्सेबल होंगे। सर सॉल्यूशन दिखाओ, यस सर। ये देखो 20,000 तीनों को टैक्सेबल दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यस। मैं ना बता रहा हूँ किसको देख के पहचाना, उसको अंडरलाइन मारूंगा रेड पेन से। 3, डिविडेंड फॉर ब्रिटिश कंपनी, अरे वो अंग्रेज लोग का कंपनी है, लेकिन रिसीव्ड हुआ लंदन में, इसका मतलब कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, इसको तो फॉरेन इनकम बोलते हैं। तो फॉरेन इनकम केवल एक ही को टैक्सेबल होता है, RNOR को टैक्सेबल होता है, और जिधर टैक्सेबल नहीं होता उधर डैश कर देने का। देखो 5,000 केवल एक ही को टैक्सेबल है, यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, आपका एक मशीनरी था जर्मनी में, 50% भारत में मिला, रुको इसका 2 टुकड़े करने का, 40 का 2 टुकड़े करने का, 20 और 20 तो इंडिया में मिला है, 20 जो इंडिया में मिला है वो इंडियन इनकम हो गया बेटा, तो 20,000 तीनों को टैक्सेबल हो गया, इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल होता है, 20,000 तीनों को टैक्सेबल होगा। लेकिन वो जो बचा 20,000 है, मशीनरी बाहर है और मिला भी बाहर, मतलब ये प्योर फॉरेन इनकम है, तो 20,000 केवल RNOR को टैक्सेबल होगा, इसीलिए सॉल्यूशन में 40 लिखा होगा। सॉल्यूशन में कितना लिखा होगा, पहले में 40, बाद में 20 और 20। देखो सॉल्यूशन 40,000, 20,000, 20,000। आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, बिजनेस किधर है, जर्मनी में, बिजनेस जर्मनी में, जर्मनी में। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, याद करो, कमाए भी बाहर, मिला भी बाहर, फॉरेन इनकम है, लेकिन अगर उसका कंट्रोल भारत से हो रहा है तो वो दोनों को टैक्सेबल होगा। कंट्रोल किधर से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, 40,000 रिसीव इन इंडिया। रुक जाओ, 70,000 का पहले टुकड़ा करने का, 70,000 में जो 40,000 है ना, वो प्योर इंडियन इनकम है, क्योंकि वो रिसीव्ड इन इंडिया है। बचा कितना, 30, ये इसका कंट्रोल किधर से हो रहा है, कंट्रोल बेटा, ये तो रिसीव्ड इन इंडिया, इसीलिए तीनों को टैक्सेबल। दूसरा कंट्रोल भी बोला ना दिल्ली से, तो केवल 2 को टैक्सेबल होगा। तो पहले हम 40,000 का बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। सुनो, ये जो 40,000 है जो भारत में मिला वो तीनों को टैक्सेबल होगा, 40,000 तीनों को टैक्सेबल होगा। लेकिन जो 30,000 है ना, उसका जो कंट्रोल है भारत से है, इसीलिए केवल 2 लोग को ही टैक्सेबल होगा। अभी बताया ना 1 2 3, ये 2 वाला है, अगर कंट्रोल भारत से हो रहा है तो 2 को टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझा। इसका ना सॉल्यूशन में कितना लिखा होगा मालूम है, पहला कॉलम में 70, सेकंड में भी 70 और थर्ड में 40। चलो दिखाओ सर, ये देखो 70,000, 70,000, 40,000 दिखाई दे रहा है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज, बिजनेस किधर है, भाड़ में क्या बाकी, बिजनेस किधर, दिल्ली में, इसका ना एक्रू इन इंडिया, तीनों को टैक्सेबल। तो पॉइंट नंबर जो 7 है ना, वो 15,000 तीनों को टैक्सेबल, आगे पढ़ने का भी नहीं, 15,000 तीनों को टैक्सेबल। आगे बढ़े, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका जो घर है ना लंदन में, ठीक है, डिपॉजिट इन ए बैंक एंड लंदन, देखो कमाए भी लंदन में, मिला भी लंदन में, बाद में भारत में लाने से कुछ नहीं होता है, इसको फॉरेन इनकम बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 फॉरेन इनकम है, 50,000 केवल एक ही को टैक्सेबल होगा, इनको टैक्सेबल नहीं होगा। दिखाओ सर, ये देखो 50,000 केवल एक ही को टैक्सेबल दिखाई दे रहा है, लास्ट में एकदम नीचे, इनकम और हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, कमाए भी लंदन में, मिला भी लंदन में, तो प्योर फॉरेन इनकम, एक ही को टैक्सेबल होता है। पॉइंट नंबर 9, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर कंट्रोल ना करें, इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी तो एक्रू इन इंडिया, रिसीव्ड इन लंदन, उससे मतलब नहीं है, कमाया इधर ना, एक्रू। तो पॉइंट नंबर जो 9 है, कमाए इंडिया में तो उसको इंडियन इनकम बोलते हैं, तो 12,000 तीनों को टैक्सेबल होगा। मिला, चलो दिखाओ, देखो 12,000 तीनों को टैक्सेबल, यस सर।
नेक्स्ट उसके बाद आते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। कुछ टेक्निकल सर्विस दिया आपने, हमारा जेरोक्स मशीन खराब हो गया था, रेंडर इन इंडिया, जेरोक्स मशीन भारत में था लेकिन पैसा मैंने लंदन में दिया, बोलता लेकिन कमाया तो भारत में ना, वो जेरोक्स मशीन से कमाया किधर तूने, भारत में। एक्रू इन इंडिया, रेंडर मतलब बंदर नहीं, एक्रू किधर हुआ, इंडिया में हुआ, तीनों को टैक्सेबल। तो पॉइंट नंबर जो 10 है बेटा 8,000, वो तीनों को टैक्सेबल होंगे, 8,000 तीनों को टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस मुंबई, मेरी जान मुंबई 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 मुंबई, एक्रू इन इंडिया, लंदन में मैनेज कर दो, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो पॉइंट नंबर 11 एक्रू इन इंडिया वाला केस है, तीनों को टैक्सेबल, तो 26,000 तीनों को टैक्सेबल, 26,000 तीनों को टैक्सेबल। आगे बढ़ते, देखना है ये देख लो, विश्वास नहीं तुमको। नेक्स्ट पढ़ते हैं 26,000 के बाद इनकम और प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल। अब प्रॉपर्टी नेपाल में है, रिसीव्ड देयर, कमाए भी बाहर, नेपाल दूसरा देश है तो कमाए भी बाहर, मिला भी बाहर, तो प्रॉपर्टी कंप्यूटेड का मतलब डिडक्शन वगैरह नहीं कट करना है। तो जो 16,000 है केवल एक ही कोई प्योर फॉरेन इनकम है, तो नंबर 12 ये केवल 16,000 एक ही को टैक्सेबल होगा, इनको टैक्सेबल नहीं होगा। दिखाओ सर, ये देखो 16,000 किधर गए, देखो 16,000। आगे बढ़े, नेक्स्ट 16,000 के बाद पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉड, पास्ट वाला इनकम है, सुन रहे हो, पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो हम लोग जो कंपटीशन करें प्रीवियस ईयर 23-24 का कर रहे हैं ना, तो पास्ट वाला उस साल का रिटर्न में आएगा, हर रिटर्न अलग अलग होता है। हम 23-24 का रिटर्न बना रहे हैं तो उसमें उसी साल का इनकम आपको बताना है, पास्ट वाला नहीं बताना है। इसीलिए जो 13 नंबर है ना वो किधर भी नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट है ना, वो पास्ट का रिटर्न में आपको शो करना है, इधर नहीं शो करना है, ठीक है। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नहीं लेना है। 14 इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, आपका जमीन नेपाल में, रिसीव्ड देयर एंड ब्रॉड, देखो कमाए भी बाहर, मिला भी बाहर, फॉरेन इनकम है। नंबर 14 प्योर फॉरेन इनकम में एक ही को टैक्सेबल होगा, देखो 18,000 एक को टैक्सेबल होगा, देखो दिखाई दे रहा 18,000, यस सर। नेक्स्ट नंबर, इसको नंबर डाल दूं, 15, 16, 17, 18, 19, पूरा 20 ट्रांजेक्शन थे। अब आ जाओ नंबर 15 पढ़ रहा हूँ। इनकम ऑफ प्रोफेशन केन्या, प्रोफेशन केन्या में, हमारा सलून का धंधा है केन्या में, सेटअप इन इंडिया, रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया। इसका जो सेटअप है उसका कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है भारत में, मानता हूँ कमाए भी बाहर, मिला भी बाहर, दो लोगों टैक्सेबल होगा, याद करो 2 वाला। तो नंबर 15 5,000 दो लोगों को टैक्सेबल होगा, क्या बोल के टैक्सेबल, क्योंकि तुम्हारा सेटअप भारत में, देखो 5,000 दो को टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेशन ऑफ वेडिंग, शादी एक बार ही होता है, तो शादी में जो गिफ्ट मिलता है हम अदर्स उसमें पढ़ेंगे, वो एग्जम्प्ट होता है, ठीक है ना। शादी है, शादी बोला है ना, वेडिंग बाकी चीज़ का नहीं होता है, शादी एक बार होता है, तो शादी में जो गिफ्ट मिलता है, कितना ही गिफ्ट मिले तो सब एग्जम्प्ट होता है। तो नंबर 16 पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ेंगे, तो सॉरी यहाँ डैश डैश आएगा क्योंकि जो चीज़ एग्जम्प्ट है उसका टैक्स आपको नहीं भरना है। 17 इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, SBI तो भारत में है ना बेटा, SBI कंट्रोल ना करे, जो हमेशा लंच करते रहते हैं, स्टेट बैंक इंडिया भारत में, तो एक्रू इन इंडिया रहेगा, तो तीनों को टैक्सेबल, 12,000 तीनों को टैक्सेबल, 12,000 तीनों को टैक्सेबल। नेक्स्ट इनकम बिजनेस रशिया में, लिंक कंट्रोल किधर से, मतलब प्योर फॉरेन इनकम, बिजनेस भी रशिया में, कंट्रोल भी रशिया में, प्योर फॉरेन इनकम, तो एक ही को टैक्सेबल होगा, 18 वाला, कितना 20 सर, एक को टैक्सेबल होगा, इनको डैश डैश कर देना। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम में, इंडियन कंपनी, खुद ही बोल के दिया इंडियन कंपनी, तो इंडियन इनकम है, डिविडेंड टैक्सेबल होते हैं, तो तीनों को टैक्सेबल, 5,000 इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल। लास्ट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होते हैं, भारत से अगर मिलता रहेगा तो भारत के बाहर से अगर एग्रीकल्चर इनकम रहेगा तो टैक्सेबल होता है,
बोलो समझा। ये देखो सॉल्यूशन सबको बाद में प्लस करना, टोटल करना। और सुनो, यहाँ डिडक्शन अभी नहीं पड़ा है मैंने, सब प्लस को तो इतना आएगा ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन। वो जो इंटरेस्ट मिला था ना, इंटरेस्ट सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो भी मिलता है ना, उसका डिडक्शन मिलता है 80 TTA में, 80 टाटा में। हाँ, तो जो भी सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है 10,000 तक एग्जाम्प्ट होता है, तो उसका डिडक्शन लिया। किसका डिडक्शन लिया? पहले इनकम शो करने का, बाद में उसका डिडक्शन लेने का। समझा? पहले इनकम शो करने का, बाद में डिडक्शन लेने का। जो लास्ट आंसर है उसको बोलते टोटल इनकम। बोलो समझ में आया? एज्यूम करता हूँ समझ में आया बहुत अच्छे से। हेलो, समझ में आया अच्छे से? वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।